दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बर्ड फ्लू रोकने दिल्ली से आई टीम। झारखंड के बोकारो जिले के एक सरकारी मुर्गी पालन केंद्र में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दलों को तैनात किया गया है। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की 2 सदस्यीय दल को नियंत्रण कार्यों में राज्य की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंसानों में निगरानी के अवलोकन के लिए एक अलग केंद्रीय टीम भी नियुक्त किया है। साथ ही झारखंड सरकार को एवियन इन्फ्लुएंजा 2021 को नियंत्रित करने और रोकथाम अभियान चलाने की सलाह दी गई है। झारखंड में फसल क्षतिपूर्ति राशि के लिए किसानों से 15 मार्च तक मांगा गया आवेदन। सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने इस योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे 15 मार्च तक आवेदन मांगा है। इस योजना के तहत रबी फसल गेहूं, सरसों, चना और आलू फसल के लिए क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। झारखंड कैबिनेट की 27 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित। झारखंड कैबिनेट की बैठक अब 27 फरवरी को नहीं होगी। इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है। पहले 27 फरवरी को कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे निर्धारित की गई थी। बता दें कि 27 फरवरी से ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा था। इसके साथ ही 27 फरवरी को ही रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव भी है। संभावना जताई जा रही है कि इसे देखते हुए कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। झारखंड में फरवरी माह में ही गर्मी ने दी दस्तक। झारखंड में फरवरी के महीने में ही लोगों को जून का एहसास हो रहा है। झारखंड में फरवरी के महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। इस बार सुहावना बसंत ऋतु आया ही नहीं। झारखंड में तापमान बढ़ने से फरवरी महीने में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। झारखंड में बिना बसंत ऋतु आए गर्मी के आने और कई जिलों में सामान्य से अधिक तापमान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि झारखंड में पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है। कहा गया है कि ठंड झारखंड से चली गई है। राज्य के कई जिलों में पारा सामान्य से ऊपर है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए केंद्र सरकार ने 250 करोड़ की दी स्वीकृति। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के तहत बन रहे झारखंड के 90,000 आवास पिछले 3 महीने से निर्माण के विभिन्न स्टेज में रुक गए थे। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण नगर विकास विभाग नगर निकायों को फंड नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब झारखंड को फंड की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 250 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी है। नगरीय प्रशासन निदेशालय ने अनुमोदन के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेजा है। केंद्र से फंड जारी होते ही नगरीय प्रशासन निदेशालय की ओर से सभी निकायों को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। बता दें कि पिछले 6 महीने से झारखंड को केंद्र से प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिली है। नवंबर में पैसा खत्म होने के बाद नगरीय प्रशासन निदेशालय ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर 508 करोड़ रुपए की मांग की थी। भारतीय सेना में जूनियर कमांडिंग ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू। इंडियन आर्मी ने जूनियर कमांडिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने जूनियर कमांडिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 15 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। अंतिम तिथि से पहले इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना होगा। इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य वर्ग, OBC, EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि SC, ST, SEBC और PH वर्ग के उम्मीदवारों के लिए
250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार को आधार कार्ड और 10 की अंक तालिका लगानी होगी। झारखंड के 20 लाख ग्रीन कार्डधारियों को मार्च से मिलेगा राशन। झारखंड के 20 लाख ग्रीन कार्डधारियों को 7 महीने बाद मार्च से राशन मिलना शुरू होगा। जेएसएफसी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य का आवंटन कर दिया है। एफसीआई की ओर से चावल देने से इनकार किए जाने के कारण से हरा कार्डधारियों को अगस्त महीने से राशन मिलना बंद हो गया था। इसके बाद जनवरी माह में सरकार की ओर से चावल खरीद को लेकर टेंडर आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की थी। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था। अगस्त माह में कैबिनेट की बैठक के बाद 5 लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा गया। अब इनकी संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2016। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 169 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 2016 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह 8 बजे तक ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में संक्रमण से एक मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या 5,30,764 हो गई हैं। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,46,85,619 दर्ज की गई, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वाले लोगों की दर 98.81% दर्ज की गई। इस बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,52,839 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.63 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। भारत का यूपीआई हुआ ग्लोबल। सिंगापुर सहित 33 देश अपना चुके ये पेमेंट। भारत की यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर की पेमेंट सर्विस पे नाउ के बीच इस सप्ताह एक साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के कारण से भारतीय यूजर्स अपने मोबाइल से सिंगापुर में फटाफट फंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी के डायरेक्टर रवि मेनन और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लुंग ने वर्चुअली इस सेवा को लॉन्च किया है। इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद भारतीय यूजर्स 24x7 सिंगापुर में मोबाइल के जरिए फंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यानी यूजर्स किसी भी डिजिटल पेमेंट सर्विस, गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम आदि का इस्तेमाल करके सिंगापुर के पे नाउ यूजर्स को फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यह सुविधा बेहद ही सरल और सुगम होगी। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को सरकारी संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। इस इंटरफेस के जरिए यूजर्स अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जनरेट होता है। भारत ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान चलाकर 34 लाख लोगों की बचाई जान। भारत ने अप्रत्याशित तौर पर देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर देश भर में 34 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को इस संबंध में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिवनेस की अर्थव्यवस्था पर मलहम, भारत के टीकाकरण एवं अन्य मुद्दों पर आर्थिक प्रभाव का आकलन विषय पर शुरुआती रिपोर्ट जारी की। शुरुआती रिपोर्ट वर्किंग पेपर में कहा गया है कि कोविड टीकाकरण अभियान का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर हुआ है और इससे 18.3 अरब डॉलर की बचत हुई है। मंडाविया ने कहा कि जनवरी 2020 में कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से वैश्विक महामारी घोषित किए जाने से बहुत पहले ही इसके प्रबंधन में विभिन्न पहलुओं पर समर्पित रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। टीकाकरण और संबंधित मामलों पर
आर्थिक प्रभाव संबंधी द इंडिया डायलॉग को मांडविया ऑनलाइन तरीके से संबोधित कर रहे थे। इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का पैसा 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। इस योजना में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें यानी 6,000 रुपये किसानों को साल भर में दिए जाते हैं। बता दें कि पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। अगर आपके खाते में 13वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपके खाते से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत है। इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्मर कॉर्नर में हेल्प डेस्क पर जाना होगा। यहाँ आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर सबमिट करना होगा। इसके बाद एक क्वेरी फॉर्म आएगा, इसमें अकाउंट नंबर, पेमेंट, आधार और दूसरे ऑप्शन भरने होंगे, फिर इसे सबमिट करना होगा। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं किया है उनका पैसा भी अटक सकता है।